नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसी महान शख्सियत के जीवन में झांकने वाले हैं जिन्होंने भारतीय कला को दुनिया भर में एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं महान कथक नर्तक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की। इस विश्लेषण में हम सिर्फ उनकी कला को ही नहीं बल्कि उनके बेहद दिलचस्प और बहुआयामी दिमाग को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सुर और ताल से शुरू होकर जीवन के गहरे दर्शन तक जाने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब भी हमारे दिमाग में इतिहास के इतने बड़े शास्त्रीय नर्तक की छवि बनती है तो क्या आता है? घुंघरू, तबला या मंच, है ना? लेकिन क्या कोई मैकेनिक की कल्पना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पर जैसा कि उनका ये खुद का बयान है, उनके ब्रीफकेस में हमेशा एक पेचकस और छोटे छोटे टूल्स होते थे। हैरानी हुई ना? सच में पंडित बिरजू महाराज ऐसे ही अविश्वसनीय आश्चर्यों से भरे इंसान थे। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस महान कलाकार की शुरुआती जिंदगी और उनकी असली जड़ों पर एक नजर डालते हैं। उनका बचपन बिल्कुल किसी छोटे नवाब की तरह बीता। उनकी हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाही पहरा दिया करते थे। लेकिन पिता के अचानक निधन के बाद परिवार पर मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी ऐसी आई कि जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख रुपए के बेशकीमती हार रखे होते थे, वे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो गए। जीवन के इस अचानक आए उतार चढ़ाव ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही जिंदगी की हकीकत दिखा दी थी। तालीम की बात करें तो उन्होंने कला की बारीकियां अपने पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू और लच्छू महाराज से सीखी। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है उनकी गंडा रस्म का। ये वो रस्म होती है जो गुरु और शिष्य के बीच के पवित्र बंधन को बांधती है। इस रस्म के दौरान उनके पिता ने गुरु दक्षिणा की मांग कर दी और कमाल की बात देखिए, इसके लिए उनकी मां को उनके 2 शोज की पूरी कमाई भेंट के रूप में देनी पड़ी। ये दिखाता है कि उस परिवार में कला और गुरु के प्रति कितना गहरा सम्मान था। अब चूंकि हम बिरजू महाराज जी की बात कर रहे हैं तो जरा इस बेमिसाल कला यानी कथक के दिलचस्प इतिहास को भी समझ लेते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि लखनऊ घराने की असली जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें हमें बनारस और इलाहाबाद के बीच बसे एक छोटे से गांव हरिया तक ले जाती हैं। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां कभी कथक कलाकारों के 889 परिवार एक साथ रहा करते थे। वहां एक ऐतिहासिक तालाब भी है और बैरिग्या नाला नाम की एक जगह है जिससे एक बेहद रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है। वो कहानी एक सिनेमाई लोक कहावत में कैद है। बैरिग्या नाला जुल्म जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। ये दरअसल उन 9 कथक नर्तकों की सच्ची कहानी है जिन्होंने अपनी कला का ऐसा जादू बिखेरा कि बैरिग्या नाले से गुजर रहे 3 खतरनाक डाकू उन्हें लूटने के बजाय उनकी कला पर पूरी तरह से मोहित हो गए और ताल पर झूमने लगे। कला में वाकई कितनी ताकत होती है, ये उसका जीता जागता सबूत है। फिर समय के साथ कहानी सुलाने की उन शुरुआती जड़ों से कथक का विकास होता चला गया। शुरुआत लखनऊ घराने से हुई, फिर ये कला जयपुर घराने और उसके बाद बनारस घराने तक फैली। और हाँ, रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी शैली थी। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे खास बात ये थी कि कैसे महाराज जी ने पुरानी परंपराओं की आत्मा को जिंदा रखते हुए उसे पेश करने के तरीके में नए रंग भरे। उन्होंने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच के फर्क को बहुत ही सीधे और सटीक तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि लोक नृत्य दरअसल एक सामूहिक प्रयास है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अपनी थकान मिटाने और खुशी के लिए लोग एक साथ नाचते थे। लेकिन जब ये शैली विकसित हुई तो ये शास्त्रीय नृत्य बन गई, जो अक्सर एक अकेले कलाकार द्वारा किया जाता है और इसे खास तौर पर दर्शकों के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयार किया जाता है। मंच का जो भौतिक विकास हुआ है वो भी बहुत कुछ कहता है। एक समय था जब कोई ऊंचा मंच नहीं होता था। जमीन पर बस एक सफेद चांदनी बिछी होती थी। कलाकार चंदन का लेप लगाते थे, होंठ लाल करने के लिए पान खाते थे और कहानी के हर एक दृश्य को शाब्दिक रूप से करके दिखाते थे। लेकिन आज के आधुनिक मंचों पर कहानी कहने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब कलाकार बस पनघट की गत का एक इशारा करता है और बाकी पूरी तस्वीर दर्शकों की अपनी कल्पना में बन जाती है। इसी कहानी कहने की कला से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। एक बार फ्रांस में एक दर्शक ने उनसे पूछ लिया कि यशोदा कौन है। तब उन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी धरती पर जितनी भी माताएं हैं वो सब यशोदा हैं और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब कृष्ण हैं। मतलब माँ का प्यार और बच्चे की जिद
दुनिया के हर कोने में, हर भाषा में बिल्कुल एक जैसी ही होती है। उनका ये विचार उनके जीवन दर्शन को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। उनका मानना था कि परंपरा एक विशाल पेड़ की तरह है जो सबको एक जैसी छांव देता है, लेकिन उस छांव में पलने वाला कोई भी नया बीज कैसे फलेगा फूलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसा माहौल, कैसी हवा, कैसा पानी और खाद मिल रही है। एकदम सटीक बात है ना? चलिए अब उनकी शख्सियत के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो वाकई किसी को भी हैरान कर सकते हैं। उनका जीवन सिर्फ घुंघरुओं तक ही सीमित नहीं था। महज 5 साल की उम्र में तबला और हारमोनियम बजाना, बचपन में बिंदी और चुन्नी पहनकर छुप छुप कर सुरैया के फिल्मी गानों पर नाचना, और तो और वो घर के पंखे और फ्रिज तक खुद ठीक कर लिया करते थे। इसके अलावा रात 12 बजे के बाद पेंटिंग करना उनका शौक था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ 2 सालों के अंदर करीब 70 पेंटिंग्स बना डाली थीं। उनका दिमाग सचमुच एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता था। इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि कला के इस महानायक ने अपनी कला के जरिए आम जिंदगी जीने के लिए क्या अनमोल सीख दी। उन्होंने अपने ही परिवार की पुरानी परंपराओं को तोड़ा, जहां पहले बहनों को कथक नहीं सिखाया जाता था। उन्होंने अपनी बेटियों को नृत्य सिखाकर उन्हें सशक्त बनाया। उनका ये स्पष्ट मानना था कि हुनर एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे चुरा नहीं सकती। इसलिए आत्मनिर्भर बने रहने के लिए हर लड़की के पास कोई न कोई तालीम या हुनर जरूर होना चाहिए। वो अक्सर आधुनिक माता पिता से कहते थे कि बच्चों को संगीत और लय के साथ जुड़ने दे, क्योंकि लय सिर्फ संगीत का हिस्सा नहीं है, ये एक बुनियादी ताकत है जो हमें अनुशासन, संतुलन और समय प्रबंधन सिखाती है। ये कलात्मक अनुशासन टीम वर्क और मन की शांति को बढ़ाता है, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी संतुलन है। तो अंत में उस्ताद का ये सफ़र और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। महाराज जी ने तो अपनी कला में पूरी लय पाली थी, लेकिन क्या हमारी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो सही संतुलन, वो लय मौजूद है? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की ताल को फिर से मिलाने का। इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।